6 महीने मुझे खुद पता है कि कहाँ चले गए। इंजरी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चली। जैसे आपका घुटना तो ऐसे लगेगा ये। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे तो लग रहा था कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। आई नो, मतलब 6 महीने मुझे खुद पता है कि कहाँ चले गए, लेकिन हम बात में कुछ इशू हुआ था वो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और क्या हुआ था। सो लेट्स बिगिन। हुआ ऐसे था कि मैं जैसे क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट खेलते खेलते मैं फील्डिंग करे गया। अब फील्डिंग करते करते मैं ऐसे करके एकदम ट्विस्ट हो गया। मतलब जो मेरा पैर था, मैं ऐसे भाग रहा था, भागते भागते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। अब मुझे लगा हल्का फुल्का स्प्रेन होगा, बट वही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मुझे लगा कि स्प्रेन है, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने वापस मैं उठा, जैसे मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे इंस्टेबिलिटी लग रही थी। अब इंस्टेबिलिटी जैसे कि ये जैसे आपकी दोनों बोन्स है, ये आपका नहीं है बीच वाला, ये नहीं है, ये तो ऐसे लगता था कि मतलब ये चीज़ आगे भाग रही है, आगे भाग रही है। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। खड़ा हो भी पा रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। जब तक मेरे दिमाग में नहीं था कि ये इतना बड़ा हो चुका है, जो इंजरी है बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चली। मैं वापस से घर आया तो मुझसे बाइक भी नहीं, मतलब बाइक का स्टैंड जो होता है बुलेट का, वो भी ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था और स्वेलिंग हो चुकी थी। उस टाइम पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हुई थी। अब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत शायद हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तब तक तो कुछ पता नहीं था। तो हर बार की तरह मुझे लगा कि छोटा मोटा होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं घर आया, घर आके सबसे पहले मैं गया एक्सरे के पास। तो एक्सरे कराया, एक्सरे में एवरीथिंग वाज नॉर्मल। देन मुझे लगा कि ये मेरा शायद स्प्रेन ही होगा, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मोच आ गई होगी। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं इंडियंस लोग कि छोटी मोटी मोच आ जाती है, कौन जाता है डॉक्टर के पास, ऑर्थो के पास स्पेशली, मैंने इट्स रिलेटेड टू द बोन। तो अब लोकल लेवल पे क्या होता है, हम फर्स्ट एड उस पर करते हैं कि जैसे कि कभी उस पर हमने मालिश कर दी घुटने की, कभी कुछ कर दिया है ताकि वो ठीक हो जाए, और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर देते हैं। लेकिन मैंने वहीं पे ही सबसे बड़ी गलती करी थी। मैं लोकल चला गया। जैसे मेरे को 28 अगस्त को इंजरी हुई थी, और 28 अगस्त के बाद एटलीस्ट आई टुक 1 मंथ अराउंड। देन उसके बाद क्या होता है, तभी मुझे आराम नहीं पड़ा, लेकिन आराम पड़ते 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 इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी। मुझे लगा कि पहले स्वेलिंग थी, और होता है क्या है, जब भी आपका ACL टूटता है तो ACL टूटने में जैसे आपका घुटना तो ऐसे लगेगा, ये भाग रहा है यहाँ से, इंस्टेबिलिटी वाला इशू रहता ही रहता है हमेशा। तो मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था। अब जिससे कि मैं बीच में फिर यहाँ पे, उसके बावजूद भी, इंजरी के बावजूद भी मैं चला गया यहाँ से डलहौजी घूमने फिरने चला गया। देन वहाँ पे तब अब होता ही है यार, क्रिकेट तो पता ही है कि मैं कितना खेलता ही हर वीकेंड पे। तो वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया लोकल लेवल पे। तो जैसे ही मैंने बैट पकड़ा और जैसे ही मैंने शॉट खेलने की कोशिश करी, तो मेरा नी फिर वही इंस्टेबिलिटी वाला इशू, जो कि मैंने लोकल जो हमने इलाज वगैरह किया था, जिससे लगा था मुझे ठीक हो गया है, वो एकदम ही वहीं पे आ गया। देन मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि भाई अब तो ऑर्थो के पास बिना जाए काम बिल्कुल नहीं चलेगा। डलहौजी से आने के बाद ही मैं तुरंत नेक्स्ट डे मैं चला गया ऑर्थो के पास। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। मैं बस लेग्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, बाकी अपर बॉडी पूरा कर रहा था। सो डलहौजी से आने के बाद सबसे पहला टास्क जो था वो था ऑर्थो को दिखाना। फिर वहाँ पे जाके पता चलता है कि भाई पहले अपना एक्सरे कराओ, जो कि मैं पहले करा चुका था, बट डॉक्टर के कहने पे फिर से मैंने एक्सरे करा लिया। अब एक्सरे कराने के बाद एक्सरे में कुछ क्लियर था नहीं, क्योंकि बोन का इशू नहीं था, इशू था ACL का, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब आपको MRI कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। MRI कराने के बाद जब नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आई, सो डॉक्टर का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग था। मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग था ना, कि जिस तरीके से उसने मुझे पोर्ट्रे किया था, मुझे तो लग रहा था कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई, खत्म, बाय बाय, टाटा। ऐसे बैठा हुआ था, और उसने ठीक ऐसे रिपोर्ट ऐसे छोड़ी और कहा
ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर गया था कि भाई ऐसा क्या हो गया। मैं खाली बस गिरा ही तो था, और गिरने में तो ऐसे खेलते कूदते बहुत बार गिरते, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि इसका बस एक ही इलाज है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जो कि होगी सर्जरी, ऑपरेशन। मैं उस टाइम पे मतलब मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग था कि अगर आप अचानक से कोई ना आपको ब्लीडिंग हो, कुछ भी ना हो, और अचानक से डॉक्टर आपको बोले कि भाई इसका तो इलाज बस सर्जरी है, तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका। मैं एकदम शॉक में था कि मैंने उस डॉक्टर को बोला कि मैं तो उल्टा ज़्यादा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, बट मैं रनिंग नहीं कर पा रहा। और जो लिगामेंट का काम होता है, आपके दोनों जो बॉन्स को होता है वो जॉइन करके रखता है, ताकि आपका नी में जो स्टेबिलिटी रहे। अब लिगामेंट टीयर होने से इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे आपको ऐसे फील होता होगा अगर आपके साथ ऐसा ACL टीयर हुआ होगा तो। अब इसके बाद इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। अब सर्जरी का सुन के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में जाके रिसर्च करी और एक एक टर्म के बारे में सोचा कि मतलब क्या होता है, हर चीज़ का मतलब निकाला। तो मुझे याद है उस दिन मैंने अराउंड रात को 3-4 घंटे के आसपास जो भी मेरा MRI स्कैन था, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला मैं तो होश ही उड़ गए थे कि भाई मतलब थोड़ा सा गिरने से मतलब सर्जरी और ये सब सारी चीज़ें आ गई है बीच में। देन आफ्टर दैट आई रियलाइज़ के सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, और उसके अलावा ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। और उसके बाद ही मैंने हार नहीं मानी। मैंने कम से कम 14 से 15 डॉक्टर्स को, सबको किसी को जाके मिला, किसी मतलब फ्रेंड सर्कल में होता है और सारी चीज़ों में होता है, सबको जाके अपनी रिपोर्ट्स भेजी। और मतलब बहुत ही एक हायर लेवल तक जिसको बोलते हैं ना, जहाँ तक मैक्सिमम मैं ट्राई कर सकता था वहाँ तक उन लोगों को रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। तो जब फाइनल हुआ कि सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, मैं गया डायरेक्ट यहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल, जहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, जो कि अच्छे लेवल पे सर्जरीज करता है। क्योंकि और भी मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि वहाँ बेस्ट है सर्जरी कराना, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स की इंडिया में इंजरीज होती है तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो वहीं पे जाते हैं, एक्सेप्ट क्रिकेट वालों के ज़्यादा पैसे तो बाहर जाते हैं। सर्जरी की डेट ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास थी, मतलब 1 महीने का गैप था टोटल उसमें। फिर उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया, तो देन उन्होंने मुझे प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज बताई, जिसमें कि कुछ टेस्ट भी थे और एक्सरसाइज थी ऑपरेशन से पहले, ताकि थोड़ा स्मूथनेस रहे और मसल के अंदर स्टिफनेस ना रहे, तो इजी रहता है बात के लिए। फिर ऑपरेशन के टेस्ट भाई साहब इतने ज़्यादा, मतलब कि सब इतने, मतलब कि CBC और HIV, मतलब काफ़ी टेस्ट थे, वो मैं इसमें डाल दूँगा लिस्ट। दूसरी चीज़ पता है क्या, कि मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनली वो डे आ गया था जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी। हम निकल पड़े, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सर्जरी का जो प्रोसेस होता है 1 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक लोशन होता है, लोशन को नी का ऑपरेशन होना होता है, उस पर लगाया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है कम से कम 2 से 3 बार होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब इस एरिया पे 2 बार लगाने के बाद फिर 3rd टाइम में उसको वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद ट्रिमर से इसको फिर ट्रिम किया जाता है जो भी हेयर होते हैं, ताकि ऑपरेशन के टाइम पे कुछ दिक्कत करना है। ये शाम को 6 बजे मेडिसिन दी जाती है, 3-4 कुछ मेडिसिन होती है। फिर उसके बाद रात को 9 बजे मेडिसिन दी जाती है। जो रात को 9 बजे वाली होती है उसके बाद स्ट्रिक्टली पानी इनटेक, जो वाटर इनटेक होता है वो एकदम ज़ीरो हो जाता है, कि कोई पानी नहीं लेना फिर, और ना ही खाना खाना। फिर सुबह 6 बजे 3 और मेडिसिन, वो भी मतलब सिप वाटर जिसको कहते हैं, जिससे बस आपकी जो दवाई है अंदर आप इनटेक कर पाओ, दैट्स इट। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेंटल कंडीशन होती है ना आपकी उस टाइम पे, वो अलग होती है। प्लस इस टॉपिक को ये मैंने अच्छे से रगड़ दिया। तो इसके बारे में बहुत रिसर्च करी। फिर उसमें रिसर्च में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपका मेनिस्कस टीयर है तो 6 हफ्तों तक आप उस वाले पैर को ज़मीन पे नहीं रख सकते। इन शॉर्ट कि आप उस पर कोई भी वेट नहीं डाल सकते पैर के ऊपर, क्योंकि मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस होती है जो घुटने के बीच में, जिसको हम बोलते हैं ना गद्दी को बोला जाता है मेनिस्कस। तो अब वो दोनों घुटनों के बीच में होती है, और उसमें क्या होता है, अगर वो रिपेयरेबल होता है तो उसके बीच में स्टिचेस लगते हैं, और डिपेंड करता है, तो वो इंटरनली होते हैं
ये बाहर से नहीं लगते, इंटरनली वो आर्थोस्कोपी के थ्रू ये ऑपरेशन किया जाता है। ये था कि मेरा इट वॉज प्री डिसाइडेड कि मुझे मेरे रेस्ट डेज में क्या करना है। लेट्स से 1.5 से 2 महीने के लिए अब आप बेड पे पड़े रहोगे तो आपका मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं इन केस, या जो भी आपके कोई भी नोन में है, तो इस चीज़ को हमेशा प्रिपेयर होकर चलें कि आपको जो वो 1.5 से 2 महीने का वक्त हो किस तरीके से बिताना है। अगर कोई भी आपका पैशन है, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम होता है, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तब आप पूरी 100% तरीके से आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं। सो फाइनली ऑपरेशन वाला दिन आ गया था, द सर्जरीज डे। तो फिर क्या हुआ, मुझे अर्ली मॉर्निंग बुलाया था अराउंड 6 to 7 o'clock। मैं वहाँ पहुँचा। फिर सबसे पहली चीज़ थी कि पहले तो जाके ऑब्वियसली चेंज किया, देन आफ्टर दैट वहाँ पे जाके मुझे इंजेक्शन लगा, फर्स्ट इंजेक्शन लगा। देन उसके अराउंड 2 घंटे बाद फिर मुझे दूसरा इंजेक्शन लगा, जो वहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ थी। तब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था कि मोस्टली जो एज ग्रुप होता है वो 18 to 25 ही होता है, क्योंकि इसी एज में जो लोग होते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में, जिम में। उसके बाद तो फिर कुछ ही लोग रह जाते हैं। मेरा ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जब मुझे ओटी में जाया गया तो मुझे एनेस्थीसिया लगा, जो कि लोअर बैक में लगा था। बहुत लोग होते हैं इनको काफ़ी डर लगता है। हमारा लोअर पार्ट होता है, मतलब स्टमक से नीचे वाला हिस्सा, वो एकदम सुन पड़ जाता है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस था वो मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, राइट। तो एंजॉय करने के अलावा तो घबराने वाली बात थी नहीं कुछ। जब मेरा उन्होंने ACL रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे तो उन्होंने फिर मुझे दिखाया भी था स्क्रीन पे, ये मतलब प्रोसेस होता होगा, लेकिन उन्होंने मुझे साइड में जो स्क्रीन होती है उस पर दिखाया कि आपका ACL हम चेंज कर रहे हैं और रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये मेनिस्कस टियर है तो हम मेनिस्कस को भी रिपेयर कर रहे हैं साथ में। OT से जब मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया तो अब बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है उसके बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड द फनी पार्ट इज़ मैंने वहाँ पे नर्स को बोला कि मुझे मतलब शिवरिंग हो रही है, तो उसने क्या किया, जो हीटर था वो मेरे यहाँ पे एकदम मुंह पे ला के रख दिया। तो मैंने कहा भाई जलना नहीं है, थोड़ा नीचे करो उसको। तब जाके उसने नीचे किया। और कुछ लोगों को होता है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें जैसे जैसे एनेस्थीसिया का जो असर है वो कम होने लगता है, तो तभी उनका पेन भी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पेन वगैरह कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। सर्जरी के 3-4 घंटे बाद ये भी एक मतलब प्रोसेस का पार्ट होता है, तो वहाँ पे फिर मुझे एक्सरे के लिए ले जाया गया। फिर एक्सरे में जब उन्होंने मुझे ऐसे मतलब दोनों प्रोफाइल होती है, एक साइड प्रोफाइल और एक मेन प्रोफाइल, जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है उस एरिया की, तो वहाँ पे जब उस बंदे ने मेरा पैर मोड़ा, भाई साहब वो उस टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब पेन तो होता ही है ना, थोड़ा एकदम अचानक सर्जरी और आपका कोई ऐसे पैर मोड़ दे, बस वही पेन था। एक्सरे से पहले ही बता दिया था मुझे कि अब आपको पूरा दिन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तक उठना नहीं है और बेड से उठना नहीं है। सो मतलब एवरीथिंग वाज ऑन बेड। फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे फिजियो द्वारा और डॉक्टर्स द्वारा, अब आपको 45 डेज़ के लिए, क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर था, तो मेनिस्कस रिपेयर में क्या होता है कि आपको ज़मीन पे नहीं रखना होता वाला पैर अराउंड 6 वीक्स, तो मतलब वही 45 डेज़ के आसपास। उसके बाद तो मतलब और ऑब्वियसली फिर आपको वॉकर के थ्रू वॉक करना है, सारी चीज़ हो जाती है, और वो भी एक ही पैर पे, क्योंकि दूसरा वाला पैर को आप ज़मीन पे नहीं रख सकते। मैं कह लो कि उस पर वेट नहीं डालना होता, और ये चीज़ें के दौरान गुजरना वो अलग जर्नी थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे वहाँ पे फिजियो आया, फिर उन्होंने बताया सारी चीज़ें बताई कि क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उन्होंने एक्सरसाइज बताई जो कि आपका सर्जरी के ठीक नेक्स्ट डे से स्टार्ट करनी होती है, अदरवाइज़ कहते हैं कि घुटना जाम होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, फिजियो नहीं करते। सो उसके बाद आई वॉज फ्री टू गो होम। देन जब मैं वॉकर पे चल रहा था, मतलब वही शायद ऑपरेशन के बाद सबसे लंबी जर्नी थी कि मेरा ऊपर से लेफ़्ट के बाद से गाड़ी तक जाना, वो भी मतलब कितना डिस्टेंस होगा, हार्डली 100 मीटर से भी कम, क्योंकि हॉस्पिटल से मेन उसमें गाड़ी में बैठा, तो उसमें बहुत चलना पड़ा था। मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी था, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी।
और होगी भी यार, ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद कोई बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ तो होगी। मेरे हिसाब से अभी तक का ये जो अब मैं बताने वाला हूँ लाइफ का, मैं शायद ये ना टाइम भूलूँ, हॉस्पिटल से घर जाना, ये चीज़ मैं शायद कभी ना भूलूँ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो बैठने के बाद थोड़ी बहुत तो चीज़ें सही रही, लेकिन एक चीज़ मैं जो फेस कर रहा था कि मुझे ना मतलब ऐसा हो रहा था कि एनेस्थीसिया था कि, और बहुत ज़्यादा वो एक तो हैवी इंजेक्शन होता है। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझे ना धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि कोई चीज़ से ऊपर चलते जा रही है और चलने के बाद आपके जो सर है, हेड है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एक टाइम के बाद। ये चीज़ मुझे हॉस्पिटल से लेके घर तक, तो मतलब और एक टाइम ऐसा आ गया, एक होता है ना कि बंदा नॉर्मल है बट नॉर्मल नहीं हो पा रहा है आपका इमोशनली, मेंटली, कि मुझे तो याद भी नहीं है कैसी हरकतें कर रहा था, क्योंकि वो जो इंजेक्शन था इतना ज़्यादा मेरे सर में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा पेन था मुझे। पेन बोलो या ये बोलो कि बस मुझे उस टाइम लेटना था। तो जैसे तैसे करके मैं फाइनली घर पे पहुंचा शाम तक एंड एवरीवन वाज वरीड कि भाई इसको क्या हो गया है, या अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत मतलब उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक तो हेड में पूरा एकदम हैवी फील हो रहा था, ऊपर से लोअर बैक में मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनबेयरेबल पेन था वो। और आज तक ऐसा पेन मुझे कभी हुआ ही नहीं, और वैसे तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कि मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़े, बट दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसमें मेरा ना कभी एक्सरे हुआ था तो एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, मतलब जो चीज़ें नहीं होनी थी तो वो सारी चीज़ें हो गई, मतलब ऑपरेशन हो गया सबसे बड़ी बात। घर पहुंचने के बाद भाई 3-4 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाना है, जिसमें कि आप वॉकर के थ्रू करनी है, वीकनेस है, और मतलब आप अकेले तो वॉक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ना, फिर 2 लोगों का सहारा लेके एक इधर और एक इधर मुझे ऊपर चढ़ाया गया, वही बेचारे बहुत थक गए होंगे। 2 पार्ट में वो जर्नी थी, एक तो हॉस्पिटल से लेके घर और देन घर से ऊपर, मतलब 3-4 फ्लोर जाके ऊपर चढ़ना, फिर अपने घर में पहुंचना। तो ये दोनों जो जर्नी थी बहुत ही अलग थी। और मुझे जब मतलब लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं भाई, जब बंदा हॉस्पिटल से घर आता है वो भी सर्जरी के बाद, तो सबके सब मोटिवेट कर रहे थे, हाँ यू कैन डू इट, कि बस अब एक फ्लोर और मतलब कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर मैं वॉकर पे जाता था, फिर हल्का वॉक करके फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर मुझे ऐसे सपोर्ट के थ्रू वो लोग चढ़ाते थे। काफ़ी मतलब मोटिवेट किया मुझे ऊपर चढ़ने को एंड फाइनली मैं घर जाके बेड पे से लेट गया, और उसके बाद जो मुझे रिलीफ मिला, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट 5 डेज़ तो मतलब मेरी हालत ऐसी होती थी कि अगर मैं बैठ जा रहा हूँ, मतलब नॉर्मली बैठना भी मेरे को एकदम वो हेवीनेस हेड में फ़ील हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स वगैरह से पता है कि आसपास जो लोग मतलब हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में होते हैं, और कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उन लोगों से पता किया, देन उन्होंने मुझे बताया कि इट्स नॉर्मल और सर्जरी के बाद थोड़ा होता है। 5 से लेके 6 दिन पे मैं वॉशरूम गया, उसके बाद से जब मैं आया मेरा एकदम जो हेवीनेस थी एकदम गायब, और मैं आराम से बैठा हुआ था। सो ये थी मेरी जर्नी इंजरी से सर्जरी तक। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे आज 6 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, आप लोगों से। सो ये वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो यही है कि जब मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे टाइम हो गया था, जो लोग नए होते हैं और मैं भी उस टाइम पर नया था, तो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होते हैं क्या होगा कैसे होगा। सो उसी टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था कि आई एम गोना डॉक्यूमेंट दिस होल थिंग। फिर वहीं से आइडिया है कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें जितना हो सके मैं डिटेल्स प्रोवाइड करा सकूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ है, बट कोई अपना जो ये था कि सब लोगों को पता लग जाए कि भाई घबराने वाली बात नहीं होती, ऑपरेशन ईजी होता है। तो ये डॉक्टर्स का काम डेली का होता है, वो डेली 2-3 से 3-4 सर्जरीज अटैम्प्ट करता है। जहाँ मैंने कराया था उसी हॉस्पिटल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। जो अगला पार्ट रहेगा वो रहेगा सर्जरी से लेकर अब जो 6 महीने तक का क्या प्रोसेस होता है, क्या एक्सरसाइज होती है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितना नी मोड़ना होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको लाइक करें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।
मैं उसमें पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ या तो उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिसके भी आपको लगता है कि सर्जरी होने वाली है या जो भी चीज़ है, ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है ये उसको बहुत ज़्यादा आगे सपोर्ट कर सकती है। बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट।